तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग सिस्टम? वी विल अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। सो कूलिंग सिस्टम इट डजंट मीन कि हम इंजन को ठंडा करने के लिए कर रहे हैं। ऑलवेज कूलिंग सिस्टम प्रिवेंट द ओवर हीटिंग ऑफ इंजन। हमें हमेशा याद रखना है कि इंजन को ओवर हीट होने से रोकने के लिए हम कूलिंग का प्रयोग करते हैं, है ना, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, इंजन बेस्ट एफिशिएंसी देता है 80 से 90 के बीच में या मैक्सिमम 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंजन बेस्ट एफिशिएंसी 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इंजन के टेम्परेचर को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन्ड रखना है। वो कैसे रखते हैं वो हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमें यूजफुल वर्क कितना मिलता है। अगर मैं एक बात इंजन की डेफिनेशन को देखूं, तो इंजन क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था, इंजन क्या कर रहा है, इट इज अ डिवाइस और इट इज अ मशीन विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क हमें मिल रहा है। अब हम कितना परसेंट मैकेनिकल वर्क गेन कर पा रहे हैं इंजन से, ले पा रहे हैं इंजन से, तो ओनली 35%। 35% मैकेनिकल वर्क में उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बाकी लॉस हो रही है। किस में लॉस हो रही है? लॉस टू द सिलेंडर वॉल्स। सिलेंडर वॉल एयर कांटेक्ट में, बाहर के कांटेक्ट में, तो यहाँ से 25% लॉस हो जा रही है हमारी एनर्जी, है ना, जो हीट है। अब अगर मैं एग्जॉस्ट गैसेस की बात करूं, तो आपने देखा होगा 30% एग्जॉस्ट गैस में रिलीज हो जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं गैसेस अभी भी गर्म निकल रही हैं, हॉट निकल रही हैं साइलेंसर से। इसका मतलब उसमें एनर्जी है, हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। बट स्टिल 30% साइलेंसर के थ्रू, गैसेस के थ्रू, गैसेस जो बर्न होकर एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उनके थ्रू वेस्ट हो जाती है। अब बाकी जो 10% है वो फ्रक्शन में, रेडिएशन में, मिस फायरिंग में, इन सब में 10% लॉस हो जाती है। तो हम यूजफुल एनर्जी केवल 35% है। यूजफुल मैकेनिकल वर्क कितना है? 35%। ठीक, तो हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं कि इंजन के कंबर्शन चैम्बर की अगर मैं बात करूं, तो इंजन के कंबर्शन चैम्बर का टेम्परेचर 1000, 2000, है ना, 22 इसके आसपास चल रहा है। 2000 के आसपास हम समझ सकते हैं किसी भी इंजन के कंबर्शन टेम्परेचर, कंबर्शन चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर। तो इतने जबरदस्त हायर हीट हो रही है वहां पे, टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर इतना हायर टेम्परेचर लगातार रहेगा तो पिस्टन मेल्ट हो जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक मेल्ट हो जाएगा। तो उसको हमें ओवर हीट होने से रोकना है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कूलिंग सिस्टम। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरह के हम कूलिंग सिस्टम प्रयोग में लेते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम, सेकेंड वाटर कूलिंग सिस्टम या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग की अगर मैं बात करूं, तो जनरली छोटे इंजन्स के लिए हम एयर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, जबकि बड़े इंजन्स के लिए हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम या वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। वाटर आमतौर पर एज यूजुअल हम ज्यादातर इंजन्स में वाटर यूज करते हैं इंजन को ओवरहीट होने से रोकने के लिए। बट अगर हम और भी बहुत ज्यादा हैवी इंजन बना रहे हैं, तो हमें ऑयल भी यूज करना पड़ता है इंजन को कूल ओवरहीट होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो हम पहले एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ये देखिए, ये एक बाइक का इंजन मान लेते हैं, एक सिंगल सिलेंडर इंजन है ये। तो इसके आपने देखा होगा, बाइक के इंजन में बाहर ऐसे कुछ फिन्स होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फिन्स। ठीक, तो ये फिन्स क्या कर रही हैं? इस इंजन के सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। सरफेस एरिया को बढ़ाने का क्या क्या मतलब है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया को बढ़ा दूंगा तो उसमें हीट डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा, हीट का डिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठंडों में हम कोशिश क्या करते हैं, अपनी बॉडी को सुकोड़ के रखें, है ना,
कम एरिया में रखें। तो ठंडों में जब हम कम एरिया में अपनी बॉडी को रखते हैं तो हमारा हीट डिसिपेशन कम हो जाता है, तो हमें ठंड कम लगती है ना। और गर्मियों में हम कोशिश क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फैला के रखते हैं, है ना, थोड़ा खुल के बैठते हैं। तो इससे क्या है, जैसे ही मैंने बॉडी का एरिया इंक्रीज किया तो मेरी बॉडी से हीट डिसिपेशन अच्छा होने लग गया, ज्यादा रेट से होने लग गया। उससे क्या होगा, मुझे गर्मी का एहसास कम होगा। सेम मैंने भी इसमें इसमें भी यही हमने किया इंजन में। देखिए, अगर केवल इतना, ये सिलेंडर है ना, इसके अंदर यहाँ कहीं पिस्टन चल रहा है, तो अगर मैं इसमें फिंस नहीं लगाऊं, केवल ये एरिया रखूं, तो इसका एरिया कम हो जाएगा, केवल ये एरिया बचेगा, ये एरिया काफी कम है। तो इससे हीट डिसिपेशन कम रेट से होगी। अगर मैं इसके साथ ये फिंस लगा दूं, ये फिंस लगा दूं कुछ ऐसे, फिंस या बफल लगा दूं, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे लगा दूं, तो ये हीट को डिसिपेट ज्यादा रेट से करेगी, है ना। ये ओपन में होता है, बाइक में आपने देखा होगा नीचे ओपनली लगा रहता है, कवर्ड नहीं होता इंजन। तो आगे जब बाइक चलती है तो आगे से एयर टच होती है, एयर टच होती है तो इसको ओवरहीट होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। किन की वजह से, क्योंकि इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, हीट डिसिपेशन का रेट बढ़ गया। हीट डिसिपेशन बढ़ गया तो इंजन ओवरहीट होने से रुक गया। ठीक है, ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है ना, ये वाल्व है, यहाँ से इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो ये क्या हो गया, कूलिंग सिस्टम अरेंजमेंट। अब फिन्स की तरफ नजर मारते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक 40 की फिन्स ली हुई है। जितनी मैं आगे से शार्प फिन्स बनाऊंगा, ये जैसे ए, है ना, देखिए ए का हीट डिसिपेशन किस रेट से है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली है, बहुत जल्दी हीट डिसिपेट हो रही है ना। अब बी का आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लिया इसने, सी में और डी में। और तो जितना आप आगे से शार्प एज बनाएंगे, हीट डिसिपेशन भी उतनी ही जल्दी होगा, उतना ही परफेक्ट होगा। ठीक। अब देखिए, वाटर कूलिंग की बात करेंगे। वाटर कूलिंग में हमने देखा, जब सिंगल सिलेंडर में एयर कूलिंग से काम हो रहा है फिंस के थ्रू, अगर मैं 3 सिलेंडर ले लूं, 3 सिलेंडर गाड़ी ले लूं, 4 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, है ना, जैसे जैसे इंजन हैवी होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका फिंस से काम नहीं चलेगा। आपको लिक्विड कूल्ड इंजन पर स्विच करना होगा, लिक्विड सिस्टम आपको इसमें लगाना पड़ेगा। इंजन को ओवरहीट होने से रोकने के लिए आपको इसकी चारों तरफ, इंजन के चारों तरफ एक वाटर की नालियां बनानी पड़ेंगी, सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें से वाटर को गुजारना पड़ेगा। ठीक है, जिसको ये ओवरहीट होने से रोके। अब देखिए, एक लेआउट बनाया हमने। फिलहाल ये समझिए, ये रेडिएटर है। रेडिएटर का काम है गर्म पानी को ठंडा करना, है ना। रेडिएटर का क्या काम है, जो हॉट वाटर आ रहा है यहाँ से रेडिएटर में, ये इसको कूल करेगा। कैसे कूल करता है वो अभी समझेंगे, बट फिलहाल ये समझिए ये कूल करेगा। फिर ये ठंडा पानी नीचे जाएगा, पंप के थ्रू इंजन में जाएगा, इंजन को ठंडा करेगा, है ना, ओवर होने से रोकेगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसने ओवर हीटिंग प्रिवेंट किया, यहाँ पे गर्म हो गया पानी। पानी क्या करेगा, इसकी इंजन की हीट को ले लेगा, इंजन की हीट को ले लेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, वाटर हॉट हो जाएगा। ये हॉट वाटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, वापस इसे यहाँ थर्मोस्टेट के थ्रू वापस रेडिएटर में चलाएगा, रेडिएटर में ठंडा होगा फिर चला जाएगा ये वापस पंप के थ्रू। कुछ ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, है ना। अब हम फटाफट थर्मोस्टेट का काम समझते हैं, है ना। और यहाँ हमने एक फैन भी दे रखा है। ये फैन क्या करेगा, जो वाटर यहाँ आ रहा है, अभी समझेंगे इसकी वर्किंग को, रेडिएटर की वर्किंग में। तो जो वाटर यहाँ से गर्म आ रहा है वो यहाँ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये फैन इस पे एयर मारेगा, एयर आगे से सक करेगा। ये फैन क्या करेगा, आगे से एयर सक करेगा, यहाँ से वाटर गुजर रहा है तो ये गर्म पानी ठंडा हो जाएगा नीचे आते आते। कैसे होता है, क्या होता है, अभी सीखेंगे आगे जब रेडिएटर पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस थर्मोस्टेट का वर्किंग समझते हैं, थर्मोस्टेट के बारे में भी हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी मैंने इंजन स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि बाहर के वातावरण का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक। हमारा इंजन एफिशिएंट कब काम करेगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, या कैलकुलेशन के इजी रखने के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूँ।
तो इंजन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो ये इमिजिएटली 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचेगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैंने इसे रेडिएटर से वाटर को गुजार दिया तो ये इंजन क्या होगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच ही नहीं पाएगा, या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच ही नहीं पाएगा, और इंजन एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंजन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। हमने वाटर, इंजन में जो पहले से वाटर था, मान लेते हैं जो पहले से इसके अंदर आसपास जो सेगमेंट्स है उसमें अंदर वाटर था, तो वो वाटर यहाँ आया, यहाँ आया। अब वो रेडिएटर में नहीं गया, थर्मोस्टेट ने उसे आगे जाने से अलाउ नहीं किया क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो यहाँ आ गया, यहाँ से पंप के द्वारा द्वारा दोबारा इंजन में चला गया। अब फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो गया उसमें, यानी कि 20 डिग्री। तो क्या थर्मोस्टेट अलाउ करेगा? नहीं। फिर वापस यही साइकिल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना, और ये 90। अब जैसे ये 90 आया और 90 से एबव हुआ, मान लेते हैं 91 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो ये थर्मोस्टेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और इस 91 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर को रेडिएटर में से गुजारेगा, है ना। अब इस इसका 95 से 90 डिग्री से ऊपर ना जाए, है ना, फिर वापस इसे पंप से इंजन में, अब ये साइकिल फॉलो करेगा, है ना। ये सब होगा इस थर्मोस्टेट से। कैसे करता है वो अभी सीखेंगे हम, है ना। फिलहाल ये समझिए, जैसे ही, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आएगा तो पाथ ये पाथ फॉलो नहीं होगा, है ना। शुरुआत में टेम्परेचर 90 से कम है तो ये पाथ फॉलो हो रहा है ना। जैसे ही 90 से एबव जाएगा तो ये पाथ फॉलो होगा, रेडिएटर में होके आएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये थर्मोसाइफन सिस्टम क्या है? थर्मोसाइफन सिस्टम में हम क्या करते हैं, ये हमने एक रेडिएटर ले लिया, देखिए रेडिएटर में कुछ ये सेगमेंट्स हैं, कुछ ये नालियां हैं, है ना, ठीक। और ये इंजन है। थर्मोसाइफन सिस्टम में जो वाटर गर्म होता है उसकी टेंडेंसी है ऊपर की तरफ उठने की, है ना, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होने की। जो वाटर ठंडा है उसकी टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडे वाटर की डेंसिटी कम है तो वो हैवी है, हैवी है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। गर्म वाटर की टेंडेंसी, डेंसिटी क्या है, कम है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो हल्का होगा, उसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ उठने की होगी, ठीक है, गर्म वाटर की। तो इस अरेंजमेंट को, इस रूल को हम क्या कहते हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम, है ना, थर्मोसाइफन रूल, है ना, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। तो ये नेचुरली ही होता है। देखिए यहाँ हमने एक फैन लगा दिया, ये एक बड़ा रेडिएटर ले लिया, तो ये इसमें इंजन में पानी गर्म हुआ और ये ऊपर पहुंच गया, यहाँ से रेडिएटर में से नीचे आया, है ना, ये फैन के थ्रू, और आगे से एयर लग रही है इसमें, ये ठंडा हो गया और ये वापस इंजन में। तो ये साइकिल चलती रहती है। बट थर्मोसाइफन नेचुरल जो है, डिपेंड करता है, नेचुरली काम करता है। ये ऑब्सोलीट हो गया। क्यों ऑब्सोलीट हो गया, अब यूज नहीं होता? इसलिए क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ा रेडिएटर प्रयोग में लेना पड़ता था और बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर लेना पड़ता था, है ना। तो ये सिस्टम आजकल नहीं आता। अब हम बात करेंगे पंप सर्कुलेशन सिस्टम की। पंप सर्कुलेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सेम है, वैसे ही है, बट इसमें हमने एक पंप लगा दी है ना। हमने इसमें ये देखिए यहाँ पे ये एक पंप लगी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेडिएटर इसमें छोटा हो गया और पंप फोर्सफुली वाटर को सर्कुलेट कर रही है ना। बाकी सारा काम वही है, बस हमने इसमें पंप सर्कुलेशन में, या फोर्स कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसे, फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, तो इसमें केवल एक पंप लगा दी। ये रेडिएटर का कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसा होगा। देखिए इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। चलिए इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे।